हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो पीटर हिग्स की मौत हो गई है 94 साल की उम्र में। जी हाँ दोस्तों, पीटर हिग्स वही शख्स है जिन्होंने गॉड पार्टिकल की खोज की थी। गॉड पार्टिकल यानी कि ऐसा पार्टिकल जिसकी वजह से ब्रह्मांड में जितने भी पार्टिकल हैं उनको द्रव्यमान मिलता है और उसे हिग्स फील्ड भी कहा जाता है। ठीक है, और उसी हिग्स फील्ड की खोज किसने की थी? पीटर हिग्स ने की थी। फील्ड का मतलब दोस्तों है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पे कोई भी पार्टिकल जाता है तो उसे द्रव्यमान मिलता है, और इसके बारे में पहली बार पीटर हिग्स ने बताया था। दोस्तों ये खोज इतनी बड़ी थी कि दुनिया ये मानने लगी थी कि शायद हमने सच में भगवान को खोज लिया है, क्योंकि हमने उस फील्ड को खोजा था, यानी कि पीटर हिग्स ने उस फील्ड को खोजा था जहां से पार्टिकल को मास मिल पा रहा था, जहां पे पार्टिकल का अस्तित्व था। स्टीफन हॉकिंग एक बार ये बात कहते हैं कि मैं बहुत आश्चर्य होता हूँ, मैं बहुत ही सरप्राइज होता हूँ कि न जाने कैसे ये हमारी दुनिया अस्तित्व में है, कैसे ये अपनी जगह पे बनी हुई है, और ये कैसे बनी हुई है उसका जवाब देते हैं पीटर हिग्स। लेकिन दोस्तों ये कहानी इतनी आसान नहीं है। पीटर हिग्स का जो योगदान है फिजिक्स की दुनिया में ये कभी भूला नहीं जा सकता है। इन्होंने अपना पूरा जीवन, पूरा कैरियर इस एक शोध पे लगा दिया। हमें आपको लगता है कि इनकी मस्त लाइफ रही होगी, बढ़िया लाइफ रही होगी, ठीक है, लेकिन ये जो शोध के पीछे संघर्ष था इनका बहुत बड़ा था। ये ऐसा नहीं था कि 1-2 सालों में, 10 सालों में इन्हें ये मिला, इसके पीछे इनका पूरा जीवन लग गया। सोचिए कि 2012 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। किस वजह से? क्योंकि इन्होंने गॉड पार्टिकल की खोज की थी। 2012 में गॉड पार्टिकल की खोज हो गई थी और अब जाके इनकी मौत हो रही है। तो आप समझिए कि सिर्फ 12 साल पहले ही इन्होंने गॉड पार्टिकल खोज की थी, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया इनको जान पाई। लेकिन ये जो रिसर्च पेपर लिखा गया था, ये लिखा गया था 1960 में। तो आप कल्पना करिए कि कितना बड़ा संघर्ष रहा होगा। 60-62 साल का संघर्ष रहा था, तब जाके इनकी थ्योरी पे एक्सपेरिमेंट हो पाया। तो दोस्तों आज थोड़ा सा हम पीटर हिग्स के बारे में समझेंगे। आखिर पीटर हिग्स ने कैसे ये काम किया, कैसे ये जो आइडिया था इनके दिमाग में आया, और थोड़ा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि सिर्फ पीटर हिग्स नहीं थे, जब पीटर हिग्स इस पे काम कर रहे थे उस दौरान और भी फिजिसिस्ट थे जो लगातार ऐसे ही शोध पे काम कर रहे थे। दोस्तों कहानी शुरू करें उससे पहले एक चीज़ मैं आपको जरूर बताऊँगा। कोई भी आइडिया होता है, जब इस दुनिया में किसी एक के पास कोई आइडिया आता है तो वो सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि वो सिर्फ उसी आदमी के दिमाग में आता है। उसी वक्त में वही आइडिया कई लोगों के दिमाग में आता है। ये फिजिक्स की दुनिया में देखा गया है, ये हर चीज़ में देखा गया है। तो सेम चीज़ पीटर हिग्स के साथ था। जब पीटर हिग्स के दिमाग में सवाल आने लगा कि यार पार्टिकल के अंदर मास कहाँ से आता है, तो ये सवाल सिर्फ पीटर हिग्स के साथ पास नहीं आया था, ये सवाल किसी और के पास उपजा था, जिनका नाम था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फ्रांसिस एंगर्ट। ठीक है, जिन्हें भी 2013 में नोबेल प्राइज मिला था। सॉरी 2012 में क्या होता दोस्तों, इसकी खोज हुई थी और 2013 में एक साल बाद नोबेल प्राइज दोनों को दिया गया था, मतलब नोबेल प्राइज दोनों ने मिलकर शेयर किया था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1950 के बीच में और 1960 के बीच में इस थ्योरी का क्या हुआ, उत्पादन हुआ। ठीक है, कैसे? जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे 2 वैज्ञानिक थे, दोनों वैज्ञानिक सेम थ्योरी पे काम कर रहे थे, और इसी वजह से आप देखेंगे तो इन्हें ये नोबेल प्राइज यहाँ पे दिया गया है, शेयर किया गया है। दोस्तों पीटर हिग्स जब लंदन यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने काम किया था वाइब्रेशनल थ्योरी पे, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं उसके बारे में वो अध्ययन कर रहे थे। तो उसी दौरान, ठीक है, उनके दिमाग में सवाल कौंध रहा था कि जो मास है, जो पार्टिकल है, वो इतना वजनदार क्यों होते हैं, हर पार्टिकल का अपना अलग अलग मास क्यों होता है, ठीक है, क्यों कोई पार्टिकल स्लो चलते हैं, क्यों कोई पार्टिकल बहुत ही तेज चलते हैं, क्यों कुछ चीज़ों के अंदर मास, जैसे वेव के अंदर मास क्यों नहीं होता है, क्यों कभी कभी जो लाइट होता है वेव के फॉर्म में होता है, पार्टिकल के फॉर्म में होता है। ऐसे बहुत सारे सवाल थे। न्यूटन ने ये कहा था, क्या न्यूटन ने ये कहा था कि ब्रह्मांड अगर है, मास है, तो हमें ये जानने की ज़रूरत क्या है कि वो मास कहाँ से आता है, क्योंकि वो मास ही है तो हमें क्यों जानने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत बार ये सवाल उठा, ठीक है, पॉल डिराक थे, ये सब लोगों ने सवाल उठाया कि सिमेट्री थ्योरी है, यानी कि एक पार्टिकल अगर है तो दूसरा उसके अपोजिट में पार्टिकल है, जिसकी वजह से फोर्सेस पैदा होते हैं और उनके मास का भी हमें वहीं से पता चलता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल थे कि हम ऐसा नहीं कह सकते थे कि जो पार्टिकल उनके अंदर मास है, अपने आप से मास है। तो इसी सवाल को ढूंढते हुए यहाँ पे पीटर हिग्स ने एक फील्ड की कल्पना की थी। कैसी फील्ड? उन्होंने एक क्षेत्र की कल्पना की थी कि ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पे पार्टिकल उसके कांटेक्ट में रहते होंगे, और जब उसके कांटेक्ट में रहते होंगे तो वहीं से उनको मास मिलता है, वहीं से हमें इनर्शिया मिलता है, वहीं से हमें वेट मिलता है। ठीक है, जैसे आप कल्पना करिए आपके बहुत तगड़े कांटेक्ट हैं, ठीक है, वहीं पे एक आदमी है उसके कम कांटेक्ट हैं,
पॉलिटिकल, तो जो जिसके तगड़े कॉन्टैक्ट होंगे क्या होगा कि वो ज़्यादा काम कर पाएगा, वो ज़्यादा फोर्स यूज कर सकता है, किसी को पीट पाट सकता है, उसके पास ज़्यादा पावर है ना, क्योंकि उसके कॉन्टैक्ट अच्छे हैं। वहीं पे एक आदमी है जिसका कॉन्टैक्ट कम है तो ज़्यादा पावर, वो कम पावर यूज कर सकता है। सेम पार्टिकल के साथ भी यही था। पीटर हिग्स का ये सोचना था कि दो अलग अलग पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, एक पार्टिकल प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है। ऐसा क्यों? तो उन्होंने देखा कि जो पार्टिकल हिग्स फील्ड से कम कांटेक्ट रखते होंगे, एक ऐसा क्षेत्र, काल्पनिक क्षेत्र इन्होंने कल्पना किया था कि उससे कम कांटेक्ट रखते होंगे, उनके पास मास कम होगा। जो ज़्यादा देर तक कांटेक्ट रखते होंगे उनके पास मास ज़्यादा होगा। इसे हम आगे चल के और आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। तो उसी थ्योरी को दोस्तों इन्होंने आगे बढ़ाया था। समस्या क्यों थी? समस्या ये थी दोस्तों, जब इन्होंने ऐसी थ्योरी को लिया और लेने के बाद क्या होता है, आपको जर्नल जो जर्नल रिसर्च जर्नल होते हैं वहाँ पे आपको अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कराना होता है, ये होता है। लेकिन थ्योरेटिकल फिजिक्स में, खास करके फिजिक्स में ये होता है दोस्तों कि यहाँ पे सारी चीज़ें मैथमेटिकल होती हैं। आप मैथ के थ्रू काम करते हैं, रेफरेंस के थ्रू काम करते हैं, तो कभी कभी ऐसी शोध या ऐसी अवधारणाओं को बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिलती हैं जो एकदम नए हों, तो उन्हें बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। कल्पना करिए कि आप बायो की फील्ड में रिसर्च करते हैं तो पूरा एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, तो वो आपका पब्लिश हो जाएगा तुरंत। लेकिन जब आप कल्पना करते हैं, मैथमेटिक्स के साथ जाते हैं, तो शुरू में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे पीटर हिग्स के साथ भी वही समस्या थी कि जब ये अपना रिसर्च पेपर जर्नल के पास लेके जाते हैं तो जर्नल इनको साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, हम आपका ये नहीं छापेंगे। सोचिए, इतनी बड़ी थ्योरी के साथ ये था, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर दोस्तों ये अपनी थ्योरी को छोटे जर्नल में, जैसे जो कम इम्पैक्ट है, जैसे नेचर है टॉप पे आता है, ठीक है, स्प्रिंजर है टॉप पे आते हैं, अमेरिकन जर्नल टॉप पे आते हैं। उसके नीचे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे इम्पैक्ट नंबर में तो फिजिक्स रिव्यू लेटर हुआ, एस्ट्रोनॉमी हुआ, तो ये क्या करते हैं, अपना पेपर वहाँ पे पब्लिश कराते हैं। तो पहले वहाँ पे पब्लिश होता है, फिर धीरे धीरे जब और फिजिसिस्ट क्या करते हैं, इस थ्योरी का सपोर्ट करते हैं, तब जाके ये बड़े जर्नल में भी पब्लिश होता है। तो इनके 3 पेपर थे दोस्तों, हिग्स फील्ड के ऊपर, हिग्स मैकेनिक्स के ऊपर, ठीक है, तो वो पेपर यहाँ पे पब्लिश होते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, इनको ये समझ में आता है कि अगर हमें इसको जांच करना है तो हमें क्या होगा, आगे हम जो बात करेंगे LHC, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की हमें जरूरत होगी, यानी कि हमें एक ऐसी मशीन या महामशीन की जरूरत होगी जो कि 2 प्रोटॉनों को आपस में टकरा सके। अब दोस्तों होता क्या है, जब बहुत बड़े जो फिजिसिस्ट होते हैं जब वो एकदम तगड़ी थ्योरी देते हैं तो बहुत सारे जो इंजीनियर होते हैं, बहुत सारे जो फिजिसिस्ट होते हैं इसमें लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि उनको पता होता है अगर वो खोज कर दें इसकी तो उनकी बहुत सारी संभावनाएं होती हैं कि उन्हें मतलब फंड मिले, नाम मिले, ठीक है, उनका नाम अमर हो जाता है। जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी थी तो उसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिक जो थे काम कर रहे थे एक्सपेरिमेंट के लिए। तो सेम चीज़ यहाँ पे था कि पीटर हिग्स की जो थ्योरी थी, इसको देखते हुए दुनिया भर के जो वैज्ञानिक थे खोज करना चाह रहे थे इस फील्ड की, और वो जानते थे इस फील्ड की हम खोज कर लेंगे, बस हमारे पास ऐसी सुविधाएँ हों, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरी कहानी थी। अब थोड़ा सा इनके कैरियर के बारे में देख लेते हैं, आखिर उन्होंने क्या क्या काम किया है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इनके अभी 2 बच्चे हैं, ठीक है। इनकी शादी भी हुई थी लेकिन फिर तलाक भी हो गया था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है। इन्होंने काम किस पे किया है, ठीक है, हिग्स बोसोन पे काम किया है, हिग्स फील्ड पे काम किया है, हिग्स मैकेनिक्स पे काम किया है, ठीक है, सिमेट्री ब्रेकिंग पे काम किया है। दोस्तों अगर ऐसे देखा जाए तो ये एक तरीके से एक ही चीज़ के बारे में अध्ययन है, लेकिन काफ़ी विस्तार में है, काफ़ी ये बड़ा है। ऐसा नहीं है कि ये छोटा सा पेपर है, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। अपने आप में इन्होंने एक अलग ही फील्ड की इन्होंने खोज की थी। इसीलिए एक बार आर्टिकल भी आया था, ठीक है, उसमें यही दिखाया गया कि कैसे जो पीटर हिग्स थे आइंस्टाइन के बराबर पहुंच गए थे। जैसे आइंस्टाइन ने क्या किया था, अपने फील्ड में बहुत बड़े लेवल पे काम किया था रिलेटिविटी में, जैसे न्यूटन ने अपने फील्ड में बहुत बड़े लेवल पे काम किया था, बहुत विस्तार पे काम किया था, वैसे जो पीटर हिग्स है इन्होंने क्या किया था, खुद की मैकेनिक्स डेवलप की थी, खुद की मैथमेटिक्स यहाँ पे इन्होंने डेवलप किया था, तब जाके जो हिग्स फील्ड है इन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। और इसी हिग्स फील्ड की वजह से दोस्तों आने वाले वक्त में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे नए पार्टिकल, बहुत सारे ऐसे नई चीज़ें हमें मिलेंगी, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम प्राइज़ की बात करें कि इन्हें कौन कौन से प्राइज़ यहाँ पे मिले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1981 में इनको ह्यूग्स मेडल मिला था, रदरफोर्ड मेडल इनको 1984 में मिला था, ठीक है, डिराक मेडल प्राइज़ इन्हें 1997 में मिला था, ठीक है, हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स प्राइज़ 1997 में मिला था, ठीक है, रॉयल मेडल ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो 2000 में मिला था। देखिए रॉयल सोसाइटी भी दोस्तों होती है जो जिनेवा में है, तो रॉयल सोसाइटी में क्या होता है दोस्तों कि लोग शामिल होना चाहते हैं, जो भी फिजिसिस्ट होता है, भौतिक शास्त्री होता है, वो उसमें ज़रूर शामिल होना चाहता है, ऐसी संस्था में शामिल होना चाहता है जहाँ पे जो टॉप फिजिसिस्ट होते हैं उसमें होते हैं। अगर हम होमी जहांगीर भाभा की बात करें तो वो खुद उसमें शामिल थे और उन्हें यहाँ तक कि प्रस्ताव भी मिला था
कि वो आए और जो रॉयल सोसाइटी है उसके प्रेसिडेंट बने, उसके मुख्य बने, लेकिन इसके बावजूद भी भाभा वहाँ पे नहीं जाते। तो जो रॉयल सोसाइटी है दोस्तों, ये फिजिक्स के लिए ही बनाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी सोसाइटी की वजह से इन सब जो भौतिक शास्त्री होते हैं इनको फंड, ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत आसानी से यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। ऑस्कर क्लाइन मेमोरियल लेक्चर एंड मेडल 2009 में मिला था। जे सकौरी प्राइज अब देखेंगे 2010 में मिला था। नोबेल प्राइज, ठीक है, 2013 में मिला था। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये सब प्राइज भी कम नहीं है, ठीक है, बस कुछ प्राइज को हाइप कर दिया जाता है, तो ये सारी प्राइज अपने आप में बहुत बड़ी हैं। प्रिंस एस्टोरियस अवार्ड 2013, कॉपले मेडल, ठीक है, 2015 में मिला था। तो ये काफ़ी सारा इनको अवार्ड मिला था। लाइफ इनकी बहुत अच्छी थी, ठीक है। एडनबर्ग यूनिवर्सिटी में ये अभी प्रोफेसर भी थे, ठीक है। लंदन यूनिवर्सिटी से ये पढ़े थे। तो इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बेहतरीन उन्होंने काम किया, काफ़ी ठोस इन्होंने यहाँ पे काम किया है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब पीटर हिग्स के बारे में हमने बात किया, थोड़ा सा इनकी थ्योरी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये थ्योरी कैसे काम करती है, कैसे इनके दिमाग में आया है और ये क्या आगे चल के हमें क्या चीज़ देगी, ठीक है। इसके बारे में ही हम यहाँ पे समझेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमारा फ्लो का कोर्स है, उसे आप ज़रूर अवेल करें। आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं इसके बावजूद भी आपका एग्ज़ाम नहीं क्रैक होता है, जबकि वहीं पे कुछ लोग होते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कितना ही मेहनत करके एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं। जब साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज़ पे रिसर्च किया, शोध किया, तो उन्होंने देखा कि जो टॉप परफॉर्मर होते हैं वो फ्लो की स्टेट में काम करते हैं, और उन्होंने ये भी देखा कि इस फ्लो की स्टेट को हम क्या कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं कुछ थेरेपी मेडिटेशन के द्वारा। और दोस्तों उसी थेरेपी और मेडिटेशन को हम इंडिया में लाए हैं महज 299 में, ताकि आपके भी एफिशिएंसी 5 गुना बढ़ सके जब आप फ्लो 25 कोड आप यहाँ पे यूज करेंगे। दोस्तों यही कोर्सेज बाहर लाखों रुपए के मिलते हैं। माइंड वैली की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे यही कोर्स 40 से 45 हज़ार रुपए के वहाँ पे मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि हिग्स फील्ड क्या है, क्यों इसकी खोज हुई, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इसको भी हम समझेंगे। देखिए दोस्तों हिग्स फील्ड क्या है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। पहली बात फील्ड को समझते हैं। ये जो दुनिया है, या तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, या तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक फील्ड से बनी है। जैसे पानी जो है, हम कह सकते हैं कि ये पानी का अपना एक क्षेत्र है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि जो पानी है ये क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये H2O जो मालिक्यूल है उनसे मिल के बना है और ये क्षेत्र है। तो पीटर हिग्स ने भी ऐसी ही कल्पना की थी कि हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा क्षेत्र है जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उन्हीं की वजह से जो हमारा मास है वो है। अगर नहीं होगा तो हमारा मास नहीं हो सकता है, जैसे जो इनर्शिया है वो उसमें नहीं हो सकता है। तो उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में, वाइब्रेशनल थ्योरी, और मैंने ये भी कहा था कि ये आगे चल के हमें समझने में मदद करेगा, तो वो वाइब्रेशनल थ्योरी पे काम कर रहे थे। तो उनके दिमाग में ये था कि अगर कोई पार्टिकल है उसको हम हाई वाइब्रेशन पे लेके जाएं, हाई वाइब्रेशन पे लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा, उस फील्ड से टच कर पाएगा जिस फील्ड को हम नहीं देख पाते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद उसे और भी ज़्यादा मास मिलेगा। यहाँ पे आप समझिए कि पीटर हिग्स का ये सोचना था कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है, क्वार्क है, ऐसे बहुत सारे क्या है पार्टिकल हैं, ठीक है। तो जिसका जितना वाइब्रेशन होगा उसको उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पे मास मिलेगा उस फील्ड से, ठीक है। आप कल्पना करिए कि हमारा फील्ड हमारे ऊपर ऐसे फैला हुआ है, तो जिसकी जितनी हाइट होगी वो उतना ज़्यादा उस फील्ड से कांटेक्ट कर पाएगा। तो ये पीटर हिग्स का मानना था कि इसी एक फील्ड है हमारे चारों तरफ, यही हमें लगातार मास हमें देता रहता है। और इसी को दोस्तों ये आगे लेके जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्वार्क जो होते हैं। क्वार्क की वजह से दोस्तों क्या होता है, जैसे हमारा प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। जैसे इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन से बना है, लेकिन जो प्रोटॉन है सिर्फ प्रोटॉन से नहीं बने हैं। जब वैज्ञानिकों ने खोज की तो उन्होंने देखा ये क्वार्क से बने हैं। क्वार्क क्या है, छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, वो क्या होते हैं, वही मिलके क्या करते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को बनाते हैं। इन्हीं की वजह से दोस्तों क्या होता है, ठीक है, जो कलर आप देखते हैं, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें इन्हीं की वजह से ही जो पार्टिकल के अंदर पैदा होते हैं, कलर, स्पिन, ये सब चीज़ें। तो ये सारी जो चीज़ें थी दोस्तों, यही जो पीटर हिग्स थे जानना चाह रहे थे कि ये क्यों इतने, इनके अंदर इतना भारी मास है, क्यों है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, जो कल्पना किया था अब हिग्स फील्ड के बारे में, वो यही यहाँ पे बताता है। अगर आप देखेंगे वो यही यहाँ पे बताता है कि एक फील्ड है। अब कल्पना करिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये फील्ड है, मान लीजिए हिग्स फील्ड है, ऐसे ही चारों तरफ फैला हुआ है। अब कब कल्पना करिए कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अपना साइज कम है, अपने साइज के हिसाब से यहाँ पे जाएगा।
तो जैसे ही ये इस फील्ड के अंदर जाएगा, ये फील्ड क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से जाने से रोकेगा, ठीक है, हल्का फुल्का रोकेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब ये इसके अंदर जाता है, जिसको चलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, जब इसको चलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी तब क्या होगा, इसी की वजह से इसके अंदर इनर्शिया पैदा होगा। आप कल्पना करिए कि मेरे हाथ में ये पेन है, ये पेन अगर स्पीड ऑफ लाइट से जाने लगे, ठीक है, तो इसका कोई इनर्शिया है नहीं, लेकिन ये पेन रुका हुआ है, ठीक है, ये पेन इनर्शिया के फ्रेम में है। तो ये क्यों है, ये हिग्स फील्ड की वजह से, यानी कि इसके अंदर जो पार्टिकल हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, क्वार्क है, ये सब है, वो क्या है, हिग्स फील्ड से कांटेक्ट में है। और हिग्स फील्ड क्या करता है, इनकी स्पीड को कंट्रोल करता है, इनको रोकता है। कल्पना करिए कि मैं हूँ, मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, मैं दौड़ता हूँ एक क्लास के अंदर, एक क्लास में मैं तेजी से भागता हूँ और उस क्लास में बहुत सारे चेयर हैं। चेयर क्या है, टेबल हिग्स फील्ड है, ठीक है, जो मुझे रोकते हैं। तो मैं जितना तेजी से भागूंगा, ठीक है, मुझे उतनी ही चोट लगेगी, मेरी स्पीड उतनी ही कम होगी। लेकिन आप कल्पना करिए कि एक छिपकली है या छोटा सा कोई जीव है, वो या रैबिट है, वो इसमें भागेगा तो बहुत आसानी से वो पार कर पाएगा। तो उसका इनर्शिया क्या हुआ, कम हुआ, उसका जो मास हुआ कम हुआ। लेकिन मैं भाग रहा हूं तो मैं नहीं भाग पा रहा हूं, क्योंकि वो फील्ड क्या करते हैं, मुझे रोक रहे हैं, वो टेबल चेयर मुझे रोक रहे हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन को इस फील्ड में भागना थोड़ा सा आसान है, इसकी वजह से क्या होता है, हिग्स फील्ड इनको हल्का हल्का रोकता है। लेकिन वहीं पर जो प्रोटॉन होते हैं, क्वार्क होते हैं, जब इस फील्ड से गुजरते हैं तो ये फील्ड क्या करता है, उन्हें और तेज़ी से रोकता है। वो कहता है कि तुम्हारी क्वालिटी कुछ अलग है, तुम्हारा साइज कुछ अलग है, तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेल कुछ अलग करते हैं, तुम्हें तो और रोकेंगे, तुम्हारे ऊपर चढ़ के तुम्हें हम गिरा देंगे। तो उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, वो थोड़ा स्लो हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हिग्स फील्ड उनको ज़्यादा मास दे रहा है, उनके अंदर ज़्यादा मास भर रहा है, और इसी वजह से इनके अंदर ये मास आ रहा है। तो आप समझे कि जो हिग्स फील्ड है इनको क्या करता है, मास देता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको दिखाऊं, रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है, जिसको वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, सब आपस में न्यूक्लियस में सटे हुए होते हैं। ये एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से डिके होता है, यानी कि अपनी ऊर्जा खत्म करते हैं। ये अंदेशा दिखाते हैं कि मुझे दूर जाना है, नहीं रहना है इस कमरे में, तुम्हारी इस दुनिया में, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे रहते हैं। तो ये एक सवाल था वैज्ञानिकों के सामने, आखिर ये क्यों यहाँ पे रहते हैं। तो जो हिग्स फील्ड है, जो पीटर हिग्स ने वो बताया कि ये हिग्स जो फील्ड है, यानी कि ये क्या है, उस फील्ड से कांटेक्ट में है। जब कांटेक्ट में है तो ये क्या है, इनके बीच में हिग्स फील्ड बहुत ज़्यादा है, और यही हिग्स फील्ड क्या करता है, इन्हें साथ में जोड़ के यहाँ पे रखता है। तो यहाँ पे जो हिग्स बोसॉन था, ठीक है, या हम कहें हिग्स फील्ड था या हिग्स मैकेनिज्म था, ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर रहा था, ठीक है। मास कहाँ से आता है, काफ़ी कुछ ये में सॉल्व कर रहा था, और हमें एक नया दरवाज़ा दे रहा था, एक नई दुनिया का दरवाज़ा दे रहा था, जो कि हमें मास देता है। लेकिन समस्या क्या थी, इसकी खोज में, इसकी खोज कैसे हो। यहाँ पे अगर आप दोस्तों देखेंगे, जो LHC है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है, इसको महामशीन कहा जाता है। तो ऐसा ही नहीं था कि ये महामशीन ही बना, इसके पहले भी अमेरिका में बहुत सारे एक्सेलरेटर थे, लेकिन वो इतने कमज़ोर थे, इतने छोटे थे कि उनसे हम जो प्रोटॉन हैं उनको स्पीड ऑफ लाइट के आसपास नहीं ले जा सकते थे। स्पीड ऑफ लाइट के आसपास मतलब ये नहीं है कि स्पीड ऑफ लाइट के हम पास पहुंचा देंगे, ऐसा नहीं है, मतलब काफ़ी हद तक उसकी स्पीड बढ़ा दें, ठीक है। वो कैसे होगा, वो होगा एस्केलरेटर से। एस्केलेटर का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ लगे हैं, तो उसके अंदर आप प्रोटॉन आप डालेंगे तो वो क्या करेगा, उनको आगे भेजेगा तेज़ी से, और जैसे जैसे वो आगे भेजेगा उनकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और जब स्पीड बढ़ेगी तो आपस में टकराएंगे, और जितनी स्पीड से वो टकराएंगे तो वो क्या करेंगे, उतनी ही तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे, उनके जो क्वार्क होंगे उतनी ही तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे। जब वो उतनी तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेशन होगा, तब क्या होगा, कुछ पल के लिए हमें वो हिग्स फील्ड क्या होगा, हमें दिख जाएगा, उसकी जो प्रेजेंस है वो हमें दिख जाएगा। और यही वैज्ञानिक जानना चाह रहे थे, लेकिन हमारे पास ऐसे एक्सेलरेटर थे ही नहीं जो हमें पता चल सके। अमेरिका के पास थे पर उतना अच्छा नहीं था। 1990 जाते जाते दुनिया के बहुत सारे गवर्नमेंट इस पे हाथ लगाते हैं, इस पे पैसा डालते हैं। भारत का भी इसमें पैसा लगा है, भारत के भी साइंटिस्ट में शामिल हैं, और एक ऐसी लैब बनाने की योजना की जाती है जो कि अंतर्राष्ट्रीय लैब हो, जहाँ पे दुनिया भर के बड़े बड़े थ्योरी पे शोध किया जा सके, ठीक है, हिग्स बोसोन पे, स्ट्रिंग थ्योरी पे, उन सब पे शोध किया जा सके, जिसे शोध करना असंभव है, जिसके लिए पैसा लगाना एक देश के लिए असंभव है। इसलिए दोस्तों आप देखेंगे कि जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर था, LHC था, इसके ऊपर 9 से लेकर 10 बिलियन का खर्चा आता है।
आज के टाइम पे अगर हम देखें तो ये पैसा कितना है, लगभग 80,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक लैब के लिए। लेकिन ये लैब पूरी तरीके से बनाया गया था सिर्फ और सिर्फ पीटर हिग्स के लिए, क्योंकि वैज्ञानिक बहुत सारी थ्योरियां थी, लेकिन जो उद्देश्य था वो इसी के लिए बनाया गया था। और जब लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर बन के तैयार होता है 2008 में, इसकी शुरुआत होती है। सोचिए 90 में फंडिंग हुई, लेकिन बनने में कितना टाइम लगा। इसकी जब शुरुआत होती है तो महज 4 सालों के अंदर, ठीक है, 2008 से लेके 2012 जाते जाते क्या होता है कि हिग्स पार्टिकल यानी कि गॉड पार्टिकल को यहाँ पे खोज लिया जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर इसका नाम गॉड पार्टिकल कैसे पड़ा। तो बहुत सारे राइटर को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि इसके बारे में तुम लिखो, किताबों को लिखो। जो रिसर्चर होते हैं लिखते हैं ताकि उनकी पब्लिसिटी हो, लोग उनको जाने, उनके रिसर्च के बारे में जाने। तो कभी कभी राइटर क्या करते हैं, टाइटल को बेहतर बनाने के लिए, ताकि किताबें बहुत बिके, ऊपर टाइटल कुछ और रखते हैं, उसका नाम रखते हैं गॉड पार्टिकल, यानी कि ऐसा पार्टिकल जो सारे पार्टिकल का जन्मदाता है, ब्रह्मांड के हर एक पार्टिकल का जन्मदाता है, और उसी के नाम से ये गॉड पार्टिकल आता है। आपको जान के हैरानी होगी कि पीटर हिग्स से जब ये पूछा गया गॉड पार्टिकल के बारे में, तो पीटर हिग्स ने क्या किया था, मीडिया में बहुत ज़्यादा चिल्लाया था, क्योंकि एक तरीके से वो नास्तिक थे, वो गॉड को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि वैज्ञानिक अपना दिन रात एक करके इन पार्टिकल की खोज करता है और उसे गॉड पार्टिकल का नाम दिया जाता है, जबकि दुनिया को उसके नाम से जाननी चाहिए जिसे वैज्ञानिकों ने खोजा है। तो काफ़ी ज़्यादा इस पर गुस्सा होते हैं, ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो चर्चित हो गया वो हो गया। अब दोस्तों जाते जाते थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या हिग्स फील्ड है, थोड़ा सा आसान भाषा में समझ लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों होता क्या है, देखिए लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में क्या होता है, 2 पाइप लगे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे पाइप है और एक तरफ से प्रोटॉन आता है और दूसरी तरफ से प्रोटॉन आता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैग्नेट लगे होते हैं। मैग्नेट क्या करते हैं दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं, मतलब उनकी स्पीड को बढ़ाते हैं, जू 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 बढ़ाते जाएंगे। जैसे यहाँ से बढ़ाया, फिर इसको और बढ़ाएगा, ये इसको और बढ़ाएगा, ये इसको और बढ़ाएगा, ये इसको और बढ़ाएगा। तो होता क्या है दोस्तों कि ये 0.99 C के आसपास पहुँच जाते हैं। स्पीड ऑफ लाइट के आसपास नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के आसपास नहीं पहुँच सकती है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, जब ये प्रोटॉन क्या होंगे, टकराएंगे तेजी से। जब ये प्रोटॉन आपस में तेजी से टकराएंगे, इनके अंदर जो क्वार्क हैं, ठीक है, क्वार्क हैं, क्वार्क प्लस, क्वार्क माइनस, ऐसे बहुत सारे क्वार्क हैं, वो क्या होंगे, जब तेजी से टकराएंगे तो वो वाइब्रेट करेंगे, बूम करके वाइब्रेट करेंगे। और जब ये वाइब्रेट करेंगे, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, कोई भी पार्टिकल जितना वाइब्रेट करेगा उतना ही ज़्यादा वो हिग्स फील्ड से कॉन्टैक्ट करेगा। तो यहाँ पे वाइब्रेशन क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा आप सोच नहीं सकते हैं। तो वाइब्रेशन ज़्यादा होने की वजह से इनका कांटेक्ट हिग फील्ड से बहुत ज़्यादा है, और जब कांटेक्ट इनका हिग फील्ड से बहुत ज़्यादा है तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। एक्स्ट्रा जो हिग्स फील्ड पैदा होगा यहाँ पे, वो क्या होगा, एक्स्ट्रा हमें एनर्जी देगा, एक्स्ट्रा रेडिएशन, एक्स्ट्रा पार्टिकल, एक्स्ट्रा मास हमें देगा। और यहीं पे क्या थे दोस्तों, डिटेक्टर लगाए गए थे। यही डिटेक्टर क्या करते, जांच करते कि जो प्रोटॉन टकराए हैं, टकराने के बाद जो एनर्जी पैदा हुई है, क्या वो एनर्जी उतनी ही है या फिर हमें उससे कई गुना ज़्यादा में हमें एनर्जी यहाँ पे मिला है। और जब डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया तो पता चला कि इनको बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी यहाँ पे मिली है। और ऐसे ही जो गॉड पार्टिकल है या हिग्स बोसोन है, उनकी पुष्टि होती है। दोस्तों इस पे स्टीफन हॉकिंग जो थे, उनका अपना एक बहुत बड़ा दावा था। उनका दावा क्या था, उनका दावा ये था कि अगर हम इस तरीके से जो पार्टिकल हैं उनको टकराएंगे, ठीक है, उनको स्पीड में टकराएंगे, स्पीड ऑफ लाइट के आसपास लेके टकराएंगे, तो क्या होगा, बहुत तेज़ी से शून्य फैलेगा, यानी कि ब्लैक होल पैदा होगा हमारी स्पेस में और जो पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। इसीलिए आपने एक बार बहुत चर्चा भी सुनी होगी 2011-2012 के आसपास कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसी के लिए एक अवधारणा थी कि हाँ, मतलब ये पार्टिकल टकराएंगे, दुनिया खत्म होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। पीटर हिग्स ने ये कहा कि ऐसा नहीं कुछ होगा, क्योंकि हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार किसी पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट के आसपास लेके जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें अनंत ऊर्जा की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों ये कहानी थी पीटर हिग्स की खोज की, और हमने ये देखा कि कितना वक्त लगता है इन खोज को आने में धरती तक। लेकिन दोस्तों इन खोज के क्या मायने हैं, क्यों ये खोज इतना जरूरी है, क्या 9 से 10 बिलियन डॉलर इन खोज पे खर्च करना जरूरी है, जबकि दुनिया में इतनी भुखमरी है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये खोज नहीं हुए होते तो आज दुनिया में भुखमरी और होती, आज दुनिया में तकनीकें बहुत कम होती। आज आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपका तुरंत टेस्ट हो जाता है,
तुरंत आपका इलाज हो जाता है। तो उनके पीछे इन्हीं सब शोध का हाथ है। अगर ये जो शोध है ये नहीं हुए होते तो आपके पास जो तकनीक है, एप्पल फ़ोन है, कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर है, ये सब चीज़ें नहीं होती। और दूसरा रीज़न ये है दोस्तों कि क्या सिर्फ तकनीकी डेवलपमेंट करना हमारा काम है? ये जानना ज़रूरी नहीं है कि हमारा अस्तित्व कहाँ से आया है, हम कहाँ से आए हैं। ये जानना सबसे अहम है कि आखिर हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या वजह है इस ब्रह्मांड का इस अस्तित्व में होने की। और यही वैज्ञानिक जानना चाहते हैं। इस अहम सवाल को ये जानना चाहते हैं कि आखिर ब्रह्मांड कैसे आया। और इसीलिए दोस्तों ये खोज इतनी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग पीटर हिग्स के बारे में जान पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।